पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे पिछले चैप्टर का नाम था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसका नाम है इंटरनल इन्वायरमेंट। सही दिख रहा है बराबर? अब इसमें हम लोग बेटा 5 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन आता है, जिसमें स्टेक होल्डर आते हैं सारे। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, ठीक है, स्टेक होल्डर के बाद कितनी पावर होती है, वो कितना हम पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, मतलब पूरा स्टेक होल्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन आता है, स्टेक होल्डर। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में कि अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें किस किस स्ट्रैटेजिक फोर्सेस का यूज़ करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स क्या क्या है हमारे पास। जब मैं स्ट्रैटेजी बनाने बैठूँ तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखूँ मैं इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ साथ, वो सेकेंड नंबर पे आएगा। कोर कॉम्पिटेंसी क्या है हमारी, थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद एक चौथे नंबर पे अपन लोग स्वैट एनालिसिस, जैसे उधर करा था एक्सटर्नल में, ऐसे इंटरनल में भी करेंगे स्वैट एनालिसिस। और लास्ट नंबर पे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, जो माइकल पोर्टर ने दी है। बहुत सारी तरह की स्ट्रैटेजी है, कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, लीडरशिप स्ट्रैटेजी। हर स्ट्रैटेजी को उसने समझाया है, अचीव कैसे करना है ये भी बताया है, उसके फ़ायदे और नुकसान भी बताया है। अब जो तुम्हें अच्छी लगे वो लगा लो। तो इस तरीके से 5 हिस्सों में मैंने इसको बांटा है। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो बोलता जाऊँ टिक करते जाना। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब देखो क्या होता है, सेकेंड पैरा में। इट मीन्स सम ऑफ पीपल, इंडिविजुअल, ग्रुप, स्टेक होल्डर, प्रोसेस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर नीचे दे रखा है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, फिलोसफी दैट शेप फ्यूचर को डब्बे में ले लेना, दैट शेप एन ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी। ये टिक कर लो, ठीक है। सुनना टाइम पे आया करे यार, पहली बार आया, पहली बार लेट आया, देख के तो झूठ बोला कर। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, चैप्टर का नाम है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है सामने देखो। सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट में स्टेक होल्डर आते हैं, ये तो आते ही है। अब इसको तो पूरा अभी डिटेल में ही समझाना है, स्टेक होल्डर कौन है कौन नहीं है, ये लोग तो आएंगे हैं। इसके साथ साथ इंटरनल इन्वायरमेंट में आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपके यहाँ पे लोग कैसे हैं, कौन अकाउंटेबल है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कैसा है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी इंटरनल में आता है। आप क्या वैल्यूज़ पे काम करते हो, आपके एथिक्स क्या है, आपकी मॉरलिटी क्या है। दीज ऑल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड while evaluating your internal environment। तो इंटरनल इन्वायरमेंट एक बहुत वाइडर चीज़ है, इसने वैल्यू, इथिक्स, मोरल, इनको भी इंटरनल इन्वायरमेंट में लिया है। अभी मेरे क्या, क्योंकि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन किन इथिक्स पे काम कर रही है वो भी उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, और उसके ऊपर भी उसकी स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी। जैसे आज अगर मान लो कि मेरे मॉरल्स और मेरे इथिक्स ये कहते हैं कि मैं इन पर्टिकुलर चीज़ों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है, ये मेरे को मेरे हिसाब से ही चाहिए जो मुझे चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं कितनी भी मुश्किल आ जाए मैं पैसा ब्याज पे नहीं उठाऊंगा, ठीक है, ये मेरे कुछ एथिकल वैल्यूज़ है, उसके पीछे जो भी रीज़न हो, लेकिन मैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो इसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर था हाशिम अमला। हाशिम अमला ने जितने भी साल क्रिकेट खेली उसने कभी भी किसी अल्कोहल के ब्रांड का एडवर्टीजमेंट नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए उसे कई बार अलग से फाइन और पेनल्टी भी देनी पड़ती थी, ठीक है। जैसे कैस्टल एक ब्रांड है, अब साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा ब्रांड है कैस्टल, और वो अल्कोहल बनाता है, तो यहाँ लिखना था भाई कैस्टल, बोला नहीं लिखना मुझे। बोला इतनी सी चीज़ लिखने में क्या है, आप कंज्यूम थोड़ी कर रहे हो, बोला नहीं करना मुझे, तो वैल्यूज़ है उसके, ठीक है। अब उसके लिए उसको पैसे भी देने पड़ते हैं। अब सामने वाला ये नहीं बोल सकता भाई इतनी सी चीज़ के लिए तू निकल, टीम में मत खेल, खेलता अच्छा था, खिलाना भी है, और इसको भी भाई को नहीं लिखवाना किसी अल्कोहल ब्रांड का एडवर्टीजमेंट मुझे नहीं करना, ठीक है। आपको करना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मत करो या आपके साथ में नहीं खेलूँगा, ऐसा वो मेरे को नहीं करना। तो ये उसके भी इथिक्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए, मोरल हो गए। ऐसे कंपनी के भी इथिक्स होते हैं, मॉरल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, और स्टेक होल्डर होते हैं। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा होता पहली लाइन में,
इट रिफर्स टू सम ऑफ पीपल, सब लोगों का गुच्छा, किनका? इंडिविजुअल का, ग्रुप का, स्टेक होल्डर का, प्रोसेस का, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, इधर सबको मिल मुलाकर। चलो आगे आओ। अब इसको अंडरस्टैंडिंग, अगला टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसमें टिक करना। ठीक है, साथ साथ टिक भी कराता जा रहा हूँ, वो करते जाना। सेकंड पैरा टिक करना है इसका। ठीक है, इसका सेकंड पैरा टिक करना। इट मे बी रिटेरिएटेड दैट स्टेक होल्डर कैन डिफाइन एज एनी पर्सन ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल और एक्सटर्नल दैट हैज इंटरेस्ट और इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पढ़ाई दिया कि ये सब आ रहे हैं, फिर नीचे और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया कि इंटरनल इन्वायरमेंट में हर वो लोग आएंगे, स्टेक होल्डर में हर वो लोग आएंगे, भले वो आपके इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जिनका आपकी पॉलिसी के ऊपर या डिसीजन मेकिंग के ऊपर प्रभाव होता है। मतलब जिनको देखकर आप अपनी पॉलिसी बनाते हो। जैसे मेरी बात सुनो, मैंने एक पॉलिसी बनाई कि भाई हम लोग 3 पार्टनर हैं, तो अपनी फर्म भी 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये सेक्टर तेरे हाथ में रहेगा, ये सेक्टर मेरे हाथ में, ये सेक्टर मेरे हाथ में। उसकी रिसिप्ट तो तेरे अकाउंट में लेना, इसकी रिसिप्ट तो तेरे अकाउंट में लेना, उसकी रिसिप्ट मेरे अकाउंट में लेना। ये फर्म हमने क्यों बनाई? 3 फर्म क्यों बनाई? इनकम टैक्स और जीएसटी को देखते हुए कि इनकम टैक्स अगर हम लोग अलग अलग देंगे तो उसमें हमें स्लैब का बेनिफिट मिलेगा, तो हम पार्टनरशिप में काम नहीं करते हैं, अलग काम करेंगे। जीएसटी में भी 20 लाख के ऊपर जीएसटी देनी पड़ेगी, तो अगर हम तीनों का टर्नओवर अलग अलग दिखेगा तो 20 लाख की लिमिट तीनों को मिलेगी। तो ऐसे यहाँ एक प्रीमाइसेस से भले हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी फर्म 3 अलग अलग दिखाएंगे। अब ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई इनकम टैक्स को देखकर, तो मतलब उसका भी मेरे पे प्रभाव है, तो वो भी मेरा स्टेक होल्डर है। ये पॉलिसी मैंने बनाई जीएसटी को देखकर, तो उसका भी मेरे पे प्रभाव है, मतलब वो भी मेरा स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर में इंटरनल लोग भी आते हैं, ये मत समझना तुम, और एक्सटर्नल लोग भी आते हैं। जैसे इंटरनल लोग में कौन आ गए? आपके एम्प्लॉइज, आपका सीईओ, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके शेयर होल्डर, आपके क्रेडिटर्स, आपके डेटर्स, सभी लोग, मतलब आपके कस्टमर। एक्सटर्नल में कौन आ गई? गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, मीडिया हाउस। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो उस दिन बोला था ना, इनका तो स्लोगन है, तुम कम कर्म करो हम कांड बना देंगे, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा, कोई भी चीज़ ऐसी गलत ना चल जाए। नहीं तो ये लोग फिर बहुत खतरनाक है, एक्सटर्नल होकर भी पावर बहुत रखते हैं, भले एक्सटर्नल है लेकिन ये पावर। अभी रिसेंट में देखा गया है कि बहुत सारी कंपनियों को अपनी स्ट्रेटेजी सिर्फ इनकी वजह से चेंज करनी पड़ी है, कि अपन बरसों से ऐसा चल रहे थे, लेकिन अभी इनको कुछ छू लग गई है, इनको तो मज़ा आता है, कोई भी कांड होता है लोग दिखाते रहेंगे टीआरपी के चक्कर में, और अपना ब्रांड वैल्यू गिरा देंगे। तो इनके हिसाब से चलो भाई, ऐडों में होता है बहुत सारे, ऐसी कोई ऐड होती है, ट्रिगर हो जाती है, और ये लोग फिर चलाते रहते बार बार। ये सब एक्सटर्नल है, इंटरनल है। जिनके हिसाब से तुम्हारी स्ट्रेटेजी बनेगी वो सब तुम्हारे स्टेक होल्डर है। ये लाइन टिक कर ली तुमने, आगे बढ़ते हैं। अब एक डब्बा दे रखा है, इसके बाद यही चीज़ को पीस रखा है, कुछ भी टिक मत करना। ये देखो नीचे दे रखा है, स्टेक होल्डर में मैनेजमेंट आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, शेयर होल्डर आते हैं, कस्टमर आते हैं, वेंडर आते हैं, ये आता है, वो आता है, सभी आते हैं। नीचे एक डब्बा दे रखा है, डब्बा देखो, इस डब्बे में बता रखा है स्टेक होल्डर के लिए अपन एक बहुत शानदार मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैंडलॉस मैट्रिक्स। इसमें से क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो सब बेसिक चल रहा है, लेकिन उससे पहले ये डब्बा देख लेते हैं अपन। स्टेक होल्डर मैं पहले बता चुका हूँ, इस चैप्टर में 5 चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना तुम लोग, है ना। इंटरनल एनवायरनमेंट में कितनी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मैं? 5 चीज़ें, ठीक है। एक तो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेक होल्डर से बना हुआ है, तो स्टेक होल्डर के बारे में चर्चा है। फिर एक चर्चा करेंगे अपन लोग किसके ऊपर, कोर आपके स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के ऊपर, कि स्ट्रेटेजी बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें, ड्राइवर्स। तीसरी अपन बात करेंगे कोर कंपिटेंस की, SWOT एनालिसिस की 4, और 5वें नंबर पे पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, कि मुझे स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। 5, जिसमें 5वां ही सबसे बड़ा है, 4 छोटे हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी में थोड़ा अच्छा खासा दे रखा है। अब ये जितने भी स्टेक होल्डर है, जैसे सबसे नंबर पे है शेयर होल्डर। अब तुम लोग मेरी तरफ देखना, एक डब्बे में जैसे दे रखा है ये मेरे स्टेक होल्डर है, और ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ये उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशंस है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले नंबर पे आ रहा है शेयर होल्डर, तो प्राची उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी मेरे से, क्या रिक्वायरमेंट होगी? अच्छा डिविडेंड मिले, बस। और अभी अच्छा डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न इन्वेस्टमेंट अच्छा हो तो उनको डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। और
कंट्रोल रहे उनके हाथ में, और क्या, तो उनको कैपिटल गेन का फायदा हो, मतलब आपकी नेटवर्थ बढ़े, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे दे रखा है, अभी कुछ भी पढ़ना मत, रुक जाओ। सीईओ, तू बता सीईओ की क्या रिक्वायरमेंट होगी एक कंपनी से? सीईओ के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी दे रखा है। जैसे आप तू ही किसी कंपनी की सीईओ बनी है, तो तू कंपनी को किस तरीके से देखती है, कहां ले जाना चाहेगी तू उसे? ठीक है, ये वो सीईओ में भी आएगा। और ग्रोथ हो, मार्केट वैल्यू बढ़े, तो उसका सैलरी भी बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे से दे रखा है वेंडर्स, जो मेरे से जुड़े हुए वेंडर्स होते हैं, ठीक है। वो लोग क्या चाहेंगे मेरे से? उनको पेमेंट टाइम पे हो, सप्लायर को, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छे रहे, ठीक है, ग्रोथ उनको भी चाहिए होगा। चौथे नंबर पे दे रखा है कस्टमर, कस्टमर को क्या चाहिए मेरे से? प्रोडक्ट अच्छा हो, कल पढ़ा था वैल्यू क्रिएशन हो, क्या हो? वैल्यू क्रिएशन हो, और क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ठीक है। रिलेशनशिप इधर भी वो लोग भी चाहेंगे अच्छा बना रहे। पांचवें नंबर पे देखा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी हमारे वो, एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट होती है हमसे? सैलरी अच्छी मिले, इंक्रीमेंट हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, उनको जॉब सिक्योरिटी हो, डर ना हो कि कभी भी जॉब जा सकती है। जॉब सिक्योरिटी में कभी भी बंदा अच्छा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमेशा ये आप भी याद रखना, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलो, एम्प्लॉय को हायर करो, तो पहली चीज़ उसके दिमाग में डाल देना कि भाई तू सिक्योर है, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, उससे पूछा भाई आपके लिए सबसे अच्छा कप्तान कौन है, तो उन्होंने याद है उनको दिया गांगुली दिया, उनको दिया धोनी दिया, विराट कोहली दिया, उन्होंने नाम लिया अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने बहुत कम मैचों में कप्तानी करी इंडिया की। बोला अनिल कुंबले क्यों? तो बोला अनिल कुंबले इसलिए कि इनके अंडर में जब हम खेले तो ये सबसे पहले किसी भी प्लेयर को सिक्योरिटी देते थे। मेरा एक टूर था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें मैं पहले मैच में 0 पे आउट हो गया था। ये मेरे ड्रेसिंग रूम में आए और इन्होंने कहा कि आप खेलो या मत खेलो, आप चारों मैच खेलोगे इस सीरीज़ के, आप 0 पे आउट हो कि आप 100 बनाओ कि आप 50 बनाओ, आप चारों मैच खेलोगे, 4 टेस्ट मैच, मतलब 8 इनिंग आप खेल रहे हो। बस मैं इतना कहने आया हूँ, और वो चले गए। और सहवाग बोलता है कि उस मैच में मैंने शतक भी लगाया, दोहरा शतक भी लगाया, ठीक है, और मेरा बहुत अच्छा रन रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में, मैं उसके पहले एक सीरीज़ में फेल हुआ था, तो बार बार मीडिया में चल रहा था सहवाग के ऊपर कभी भी गाज गिर सकती है, सिलेक्टर्स उन्हें शायद अगले मैच में नहीं लेंगे, ये वो, तो मेरा दिमाग एकदम वो हो गया था, और वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन जब इन्होंने आके बोला कि आप चारों मैच खेलोगे, तो बस फिर मैंने मारना शुरू किया, फिर मैं रुका ही नहीं। तो जॉब सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। अगर आप उसको खुले हैंड दे दोगे, फ्री हैंड दे दोगे, तो वो अपना बेस्ट देगा फिर आपको। ये सब चीज़ें हमें चाहिए, हर स्टेक होल्डर को कुछ चाहिए आपसे, और आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि आप समझो उसे क्या चाहिए और उसे डिलीवर करो, तो उसका भी ग्रोथ होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। टिक करते जाओ। शेयर होल्डर को क्या चाहिए? इनोवेशन, क्रिएटिव कंटेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, CSR। CSR तो इसने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, शेयर होल्डर को नहीं चाहिए, ठीक है। मार्केट शेयर बढ़े, CEO को भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें चाहिए, मार्केट शेयर बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, रैंकिंग बढ़े, प्रेस्टीज बढ़े। वेंडर को चाहिए ग्रोथ रहे, ठीक है। अब इसमें वेंडर में इसने क्या हाईलाइट नहीं किया था कि वेंडर में क्रेडिटर आएगा, कौन आएगा, तो इसने जनरल बातें लिख दी, स्टेबल मार्जिन हो, ये हो। क्रेडिटर को क्या लेना देना स्टेबल मार्जिन से? अब कंज्यूमर को क्या चाहिए? नया कंटेंट मिले, बेटर डील मिले, वैल्यू फॉर मनी मिले, वैल्यू क्रिएशन मिले। इसको क्या चाहिए? वेजेस मिले, प्रेस्टीज मिले, ठीक है, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिले, खत्म। अब आओ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर, जिसका नाम है मैंडलॉस मैट्रिक्स। क्या नाम है? इसको पॉज कर दो चिन्नू। एक प्रोफेसर है मैंडलॉस, उन्होंने ये मैट्रिक्स दिया है, बड़ा ज़बरदस्त मैट्रिक्स है। आपको ये, वैसे तो मैं बोलता हूँ SM में मैक्सिमम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही काम आती है, छोटे लेवल पे काम नहीं आती है। ये छोटे लेवल पे भी काम आती है आपके। इसको शेयर होल्डर, अभी आप सब टिक कर लेना, मैं टिक करवा दूंगा, पहले ना समझ लेना बराबर से। इसको स्टेक होल्डर मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और मैंडलॉस ने दिया था तो मैंडलॉस मैट्रिक्स भी कहते हैं। इससे कहा है कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसको मैं 4 हिस्सों में बांटता हूँ। पहले वो होंगे जिनके पास पावर भी ज़्यादा होंगी लेकिन उनका इंटरेस्ट कम होगा ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे वो लोग होंगे जिनके पास पावर तो ज़्यादा होगी और इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, ध्यान दे रहे होंगे बराबर। तीसरे वो लोग होंगे जिनके पास पावर भी कम होंगी, इंटरेस्ट भी कम होगा, लेकिन वहाँ पर स्टेक होल्डर है। चौथे वो लोग होंगे जिनका पावर तो कम होगी लेकिन उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। हाई पावर, लो इंटरेस्ट, हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, लो पावर, लो इंटरेस्ट,
लो पावर हाई इंटरेस्ट। ये डब्बा आप अभी बना लेना, नहीं तो फोटो तो ले लेना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन लोग होते हैं लवीना जिनके पास पावर तो बहुत होता है लेकिन इंटरेस्ट बहुत कम होता है उनका? हाँ, जैसे पार्टनरशिप में स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। लेकिन अभी अपन कंपनी के लेवल पे ही बात कर रहे हैं, तो कंपनी के लेवल पे कौन कौन लोग होंगे? कंपनी में कोई सीईओ के रिलेटिव्स, हाँ, मतलब ऐसे लोग जिनको आपने शेयर्स दे रखे हैं अभी लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत कम है, ठीक है, कि पावर है उनके पास लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत कम है। इसमें और आएंगे दूसरे आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। उनके पास पावर बहुत है लेकिन उनके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट, जब तक कि आप लोग रिटर्न वगैरह बराबर फाइल कर रहे हो। जब आप रिटर्न वगैरह बराबर फाइल करना बंद कर दोगे तो वो आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपकी गलती का वेट कर रहे हैं बस। जब तक आप गलती नहीं कर रहे हो तब तक वो आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन पावर है उनके पास, हाई पावर। और फिर ऐसे लोग जिनके पास स्टेक ज्यादा है लेकिन वो मीटिंग अटेंड नहीं करते, आते नहीं है, तो इन लोगों के लिए मैंडलो ने बोला है कीप सेटिस्फाइड, इनको सेटिस्फाई रखो। ये हाई पावर में है, लो इंटरेस्ट में है, इनके इंटरेस्ट को लो ही रहने दो, हाई मत बनाओ। इसको हाई कब नहीं बनेंगे? जब इनको सेटिस्फाई रखोगे आप। जी सर, ओके, जी सर, जी सर, हो जाएगा, ओके ओके सर, आपने बोल दिया मैंने कर दिया, ठीक है। इनको इस तरीके से डील करो, क्योंकि इनका पावर ज़्यादा है, इनका इंटरेस्ट कम है, और आप चाहो कि इनका इंटरेस्ट कम ही रहे, ये ज़्यादा इंटरेस्ट अंदर ना घुसे। उसके लिए क्या करना है आपको? कीप देम सेटिस्फाइड। बराबर सुनते जाना एक एक चीज। अब हाई पावर हाई इंटरेस्ट, पावर भी ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, ये तो समझ ही होंगे आप। आपके सीईओ, के मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके शेयर होल्डर जो मीटिंग वगैरह सब अटेंड करते हैं, ये लोग, इनका पावर भी ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। दे आर द की प्लेयर्स। आपको हर पॉलिसी बनाते वक्त इनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो एक्टिव प्लेयर्स है, पिक्चर बना सकते हैं तुम्हारी, निकाल सकते हैं तुम्हें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हाई पावर वाले लोग हैं, हाई इंटरेस्ट वाले लोग। ये लो पावर, इनका पावर भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। जैसे क्रेडिटर, पावर थोड़ी उसके पास कोई, और इंटरेस्ट भी नहीं है उसका इतना, ठीक है। वो क्या लेना देना आपसे, तो चल रहा है, ठीक है। यही लोग होते हैं, ठीक है। और कौन हो सकते हैं इसमें? एम्प्लॉय, बिल्कुल बेचारे, एम्प्लॉय का भी पावर नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय का इंटरेस्ट तो होता है, एम्प्लॉय का आपके अंदर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। क्रेडिटर का क्या इंटरेस्ट होता है? वो पेमेंट कर रहे हो बस आप, वो ऐसा इंटरेस्ट तो सबका ही होता है, लेकिन लो होता है ना। ये मतलब नील इंटरेस्ट थोड़ी ना बोल रहे हैं, सब में क्या बोल रहे हैं? लो इंटरेस्ट। और अभी बात हुई थी किसकी? मीडिया हाउसेस की, उनके पास भी पावर नहीं होती और इंटरेस्ट भी कम होता है। लेकिन इसमें याद रखना, मीडिया हाउसेस लो पावर है, लो है, लेकिन ये लो प्रायोरिटी पे रहेंगे। लेकिन ये कभी भी, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हैं हम, तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो इधर आ रहा है वो इधर भी आ सकता है। वो कभी भी हाई पावर बन सकते हैं और हाई इंटरेस्ट भी बन सकते हो। जैसे अभी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई गलती हो गई और मीडिया ने उसका तूल पकड़ लिया, ठीक है। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पास्ट में मीडिया ने सरकारें गिराई है, कंपनियां तो छोड़ो, ठीक है। आज अगर मीडिया अपना काम ईमानदारी से करे तो सरकार मजबूर हो जाए अपना काम ईमानदारी से करने को। मीडिया सिर्फ अपना ईमानदारी से काम करे, बहुत पावर है उनके पास, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को बोलते हैं। तो ये तो खैर गवर्नमेंट की बात हुई, तो सेम चीज वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लाने में, नीचे लाने में मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अभी तो खैर वो लो पावर लो इंटरेस्ट है, लेकिन वो कभी भी हाई पावर हाई इंटरेस्ट या हाई पावर लो इंटरेस्ट बन सकते हैं। फिर लो पावर और हाई इंटरेस्ट, पावर कम है लेकिन इंटरेस्ट बहुत है। एम्प्लॉय, पावर कम है लेकिन उसका इंटरेस्ट ज्यादा है। डिबेंचर होल्डर, वो भी आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि उनको वोटिंग पावर वगैरह नहीं मिलता, लेकिन उनका इंटरेस्ट हाई होता है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट से मतलब इंटरेस्ट रेट से नहीं है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है। इंटरेस्ट मतलब उनका ध्यान, वो कितना देखते हैं समझते हैं, वो इंटरेस्ट। तो इस तरीके से मैंडलो ने इन 4 कैटेगरी में अपनी अपनी चीज़ों को बांटा है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि आप बताओ, वो लोगों के नाम लिख देगा कि बताओ ये कीप सेटिस्फाई वाली कैटेगरी में है, क्योंकि ये मैंने बांटा है,
ऐसे आपकी बुक में इसको ऐसे दे रखा है, पहली कैटेगरी कीप सेटिस्फाइड वाली है, दूसरी कैटेगरी कीप लेयर वाली है, तीसरी लो प्रायोरिटी वाली है और चौथी कीप इन्फॉर्म्ड वाली है। इनको भी इन्फॉर्म रखो, मतलब बताते रहो इनको कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो एक डब्बा आपके भी बना हुआ है, दिख गया आपको, ठीक है। अब इसमें जो टिक करना है वो देखते जाओ। पहले सबसे पहले ये मेंडलो जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से थर्ड पैरा देखो और थर्ड पैरा टिक करो। मेंडलो सजेस्ट that one should analyze the stakeholder based on power and interest। फिर पावर को ब्रैकेट में समझा रखा है, वो भी टिक करना कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, और इंटरेस्ट को ब्रैकेट में समझा रखा है हाउ इंटरेस्टेड दे आर। ये टिक कर लेना, कर लिया टिक। ये लिखना है तुम्हें, अगर मेंडलो के बारे में आया तो पहले 2-3 लाइन लिखनी है कि इसका थ्योरी कहता क्या है, फिर आगे आओ। मेंडलोस मैट्रिक्स, अगले पैरा पे आ जाओ। मेंडलोस मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट and it defines the importance of being high power and high interest which management would need to manage more closely while investing a lot of time and resource। मतलब जो लोग हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले होते हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपके रिसोर्स और टाइम ज़्यादा उस पर लगाना। मैंने ये क्यों बोला था कि आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, भले आप बहुत बड़े लेवल पे भी काम नहीं कर रहे, तो आप अपने स्टेक होल्डर को इनमें बांट दो। जैसे आप अपने डेटर को इन 4 हिस्सों में बांट दो, अपने क्रेडिटर को इन 4 हिस्सों में बांट दो। सेगमेंट आप नहीं बना पा रहे क्योंकि आपके इतने सेगमेंट नहीं है, आपके जुड़े हुए इतने लोग नहीं है, तो जो लोग हैं उन्हीं को इन 4 हिस्सों में बांट दो। ध्यान आपको देना चाहिए। जैसे मैं बांटता हूँ इसमें, ठीक है, कि अगर मैं 11th-12th पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, इंटर पढ़ाता हूँ, तो इंटर मेरे लिए हाई पावर हाई इंटरेस्ट पे आता है, बच्चे कितने भी हो उसमें, ठीक है। मैं सिर्फ संडे को कोई क्लास अगर रखता हूँ तो वो सिर्फ इंटर की रखता हूँ, ठीक है। 1 घंटे रखूँ, 2 घंटे रखूँ, 3 घंटे रखूँ, फिर समय आता है तो फाउंडेशन की भी रखता हूँ। और बिल्कुल कम ऐसा होता है कि मैं संडे को क्लास 12th की रखूँ, क्योंकि मेरे को पता वो आएंगे भी नहीं, ठीक है। वहाँ पूरे 13 महीने उनका कोर्स चलता है, जिससे रिक्वायरमेंट कभी ऐसी चलती नहीं, मिलती नहीं है, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट लगती नहीं है मुझे। फिर भी कभी कदास ऐसा कुछ मौका मिला है, 4-5 बार मैंने पिछली बार रखी, तो परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, तो मन नहीं होता, ठीक है। पहले बीकॉम पढ़ाते थे तो उसमें भी यही था कि कभी संडे को रख लेते थे तो बच्चे ही नहीं आते थे, तो वो सेल्फ हॉलीडे था उनके लिए कि भाई रख मत लेना गलती से भी, ठीक है, हम तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप अपने सेगमेंट को इस तरीके से बांट सकते हो कि किस किस के, ठीक है। अब ये डब्बा टिक कर लो, अगले लेवल पे डब्बा है, डब्बा इसने बढ़िया बना रखा है। बस इसके अंदर क्या है कि कीप सेटिस्फाइड वाले में ब्रैकेट में लिख दो हाई पावर लो इंटरेस्ट, और कीप लेयर वाले में लिख दो हाई पावर हाई इंटरेस्ट। लो प्रायोरिटी वाले में लिख दो लो पावर लो इंटरेस्ट, पिक्चर है इनकी तो कुछ भी नहीं है। और कीप इन्फॉर्म्ड वाले में लिख दो लो पावर एंड हाई इंटरेस्ट, ठीक है। किसकी बुक है? लवीना, लिख लेना बेटा, चिन्नू। अब आओ नीचे, और इन सब के बारे में थोड़ा बता भी रखा है इसने। कीप सेटिस्फाइड, कीप सेटिस्फाइड में कौन आएंगे? हाई पावर लेस इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन पुट इनफ वर्क विद दीज पीपल टू कीप देम सेटिस्फाइड, इनको सेटिस्फाई रखो। इसमें कौन आते हैं? बैंक, गवर्नमेंट, कस्टमर। तुम चाहो तो यही डब्बे में भी लिख सकते हो, बैंक, गवर्नमेंट और कस्टमर्स। इधर आ थोड़ा, बैंक, गवर्नमेंट और कस्टमर। क्यों बैंक, गवर्नमेंट और कस्टमर्स? ठीक है, ये याद रखने तुम्हें कौन किस कैटेगरी में आ रहा है, यही क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि इनके पास पावर बहुत है लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है। पावर सब कस्टमर के पास पूरी पावर है, गिरा देगा तुम्हें एक झटके में। सारे कस्टमर ने बॉयकॉट चला दिया ट्रेंड ट्विटर के ऊपर, कौन लेगा तुम्हारा प्रोडक्ट? तो पावर तो बहुत है उनके पास, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है उनका इतना। बैंक के पास बहुत पावर है, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत पावर है, जीएसटी डिपार्टमेंट का पावर है, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं है। तो कीप देम लेस इंटरेस्टेड, इनको लेस इंटरेस्टेड ही रखो। कैसे? कीप देम सेटिस्फाइड, इनको सेटिस्फाइड रखो, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखो, ये रखो। ये बहुत बढ़िया नेमिंग, बहुत बढ़िया करिए इसे नेमिंग कि इसको कीप सेटिस्फाइड वाली, सेटिस्फाइड रखो इनको। पावर तो है इनके पास लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा मत समझो कि ये इंटरेस्टेड नहीं है तो ये कभी इंटरेस्टेड होंगे भी नहीं, ये पिक्चर बना सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो इसलिए कीप देम सेटिस्फाइड। आगे आओ। अब ये तो की प्लेयर है ही, क्योंकि ये तो दोनों है, पावर भी है और इंटरेस्ट भी है, तो इनका तो ध्यान रखना ही है। एम शुड बी फुली इंगेज, आप इसमें पूरे इंगेज रहो, अंडरलाइन। ग्रेटेस्ट एफर्ट लगाओ इनको सेटिस्फाई करने में, ठीक है। सर सेटिस्फाई तो उनको भी कर रहे थे ना, उनको कर रहे थे, लेकिन इनमें तो ग्रेटेस्ट एफर्ट लगाओ, इनका तो बहुत ध्यान दो, ठीक है। कौन है? शेयर होल्डर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो ऊपर से लोग होते सारे। अब आओ लो पावर लो इंटरेस्ट, इनमें इंटरेस्ट भी नहीं है, पावर भी नहीं है। मॉनिटर करते रहो इन्हें, नो एक्शन सेटिस्फाई, इनको कोई सेटिस्फाई मत करो, बस इनको मॉनिटर करते रहो। क्या करते रहो? लो प्रायोरिटी पे रहेंगे, जैसे बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया हाउस, ये सब।
लेकिन मैंने क्या करा, डायनेमिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये कभी भी इससे इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल इग्नोर कर दो, कीप देम ऑन लो प्रायोरिटी, मतलब इनको भी कभी कभी इंटरव्यू देते रहो, मैगजीन में कभी कभी ऐड देते रहो। मैंने देखा है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए घिराने पे लग जाते हैं क्योंकि वो उनको ऐड नहीं देते, वो उनको फंडिंग नहीं करते, तो उनके बारे में बुरा भला बताते रहेंगे, और जहाँ फंडिंग करना शुरू कर देंगे तो वो उसके बारे में अच्छा अच्छा बताते रहेंगे। इसलिए इनको लो प्रायोरिटी पे रखो, लेकिन इग्नोर मत करो इनको बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान रखो इनका भी थोड़ा। और लास्ट में आते हैं कीप इन्फॉर्म वाले, लो पावर है लेकिन हाईली इंटरेस्टेड है, जैसे एम्प्लॉय, वेंडर, सप्लायर, ये सब इनका कोई पावर नहीं है लेकिन इनका इंटरेस्ट है। क्योंकि क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि तुम इनको पैसे देने वाले हो, तुम इनको सैलरी देने वाले हो, ये करने वाले हो, लेकिन पावर नहीं है इनके पास, लेकिन इंटरेस्ट है, तो इनको भी क्या करो, इन्फॉर्म रखो। चलो आगे आ जाओ। ये मैंडलो का मैट्रिक पूरा हुआ, और जैसे ही आप पेज टर्न करोगे तो आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, लिख दो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर, और जहां स्टेक होल्डर शुरू हुआ था वहां नंबर 1 कर देना, नंबर 1 कर देना, वो फर्स्ट टॉपिक था हमारा। सीक्वेंस याद रखना, चैप्टर किस दिशा में चल रहा है याद रखना, घचड़ पचड़ ना हो जाए, दिमाग में एक सिमेट्री बनी रहनी चाहिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर पढ़ाया आपको, अब पढ़ाऊंगा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, फिर पढ़ाऊंगा कोर कॉम्पिटेंसी, फिर पढ़ाऊंगा स्वॉट एनालिसिस, और फिर पढ़ाऊंगा माइकल पोर्टर की टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। वो एक्सटर्नल पढ़ाया ना मैंने तुम्हें, उसमें स्ट्रेटेजी नहीं पढ़ाई मैंने तुम्हें, इंटरनल में भी लास्ट में, तो पहले एक्सटर्नल पढ़ा दिया, इंटरनल पढ़ा दिया, अब ये सब समझ लिया ना तुमने, अब ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ। मैं कल भी बोला था मैंने तुम्हें कि जो टॉपिक आपके चल रहे थे, वैल्यू क्रिएशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब पढ़ा दिए गए, बस इनको समझ जाओ पहले, इधर भी ये समझ जाओ, ये लोगे, ये लोगे। अब ये सब ज्ञान लेने के बाद आपको समझ में आएगा स्ट्रेटेजी कैसे बनानी, और फिर समाप्त हो जाएगा। क्लियर? परेशान क्या कह रहा था? स्ट्रेटेजी बनाने की। फिर तो मैंने तो कल बोल दिया था उसको, न्यू चैप्टर आज से स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं, वीडियो ले लेगा, बना तो रहे अपन प्रशांत कार्तिक जैसे लोगों के लिए लगा हुआ है। कहानी क्यों नहीं आया आज मेरा लाल? आज को नहीं, तायर को बताओ, तायर क्यों नहीं आया बेटा? मेरे ही पता ही नहीं रहते, आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं कैसे आ गया, वो तो नींद खुल गई। चलो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर में टिक करो। टिक करो पहली लाइन, इंटरनल एनालिसिस इज असेसिंग द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, एंड इन असेसिंग द करंट परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कंसीडर एज what differentiate an organization from its competitor। ठीक है, सुनो, हम लोग जब भी कोई इंटरनल एनालिसिस करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स यूज करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस से इवेल्युएट करने के लिए कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो वो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर में 4 चीजें आती है। एक, जिस इंडस्ट्री में आप हो उसे स्टडी करना चाहिए, मार्केट में या इंडस्ट्री में। फिर दूसरे नंबर पे आपके कस्टमर को या कंज्यूमर को, फिर तीसरे नंबर के आपके प्रोडक्ट को, और चौथे नंबर पे आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। ये 4 चीज़ें इसने लिए कि इसमें स्ट्रेटेजिक ड्राइवर है, ठीक है। इसको ड्राइवर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फोर्सफुल फैक्टर्स होते हैं आपकी कंपनी के, और भी होते होंगे लेकिन ये 4 ये मानता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ों पे अगर आप वर्क करोगे तो आपका सक्सेस का रेट बहुत बढ़ जाएगा। और आप भी देखोगे कि 4 के अलावा बचा क्या, कस्टमर आ गई, इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री आ गई तो कंपटीशन अपने आप आ गया उसमें, कस्टमर आ गया तो सब कुछ ही आ गया उसमें, प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ वो आ गया, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में उसे कैसे कंज्यूमर तक पहुँचाऊँगा। तो 4 ही तो चीज़ होती है, तो 4 चीज़ें होती है जो हमारे स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ों को टिक कर लो, इंडस्ट्री, कस्टमर, प्रोडक्ट और चैनल, और एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं, सुन लो, इसमें इंडस्ट्री छोटा है, कंज्यूमर कस्टमर भी छोटा है, चैनल भी छोटे हैं। एक चीज के ऊपर लंबी चर्चा होगी, प्रोडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्री। मेरी तरफ देखो, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म नॉन एज इंडस्ट्री। और मार्केट का मतलब क्या है? जहाँ बायर और सेलर इंटरेक्ट होते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल परचेज करने के लिए, वो मार्केट है। और तुम्हें मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि मार्केट का मतलब कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, मार्केट मतलब कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट भी होता है जहाँ कोई जगह ही नहीं होती, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये अरबों खरबों की सेल कर रहे हैं, लेकिन कोई जगह है? दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, लेकिन क्या वो फिजिकल प्लेस पे है?
फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग कैसे होती है? ऑनलाइन। और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कपड़े का मार्केट नहीं, सोने का मार्केट नहीं, गोल्ड का सिल्वर का मार्केट नहीं, जूते का मार्केट नहीं, कोई सा मार्केट नहीं। आप सर्च करोगे विच इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ वर्ल्ड, तो सबसे पहले आएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करेंसी मार्केट। शेयर मार्केट भी नहीं, करेंसी मार्केट सबसे पहले आता है, करेंसी। तो कैसे है वो? क्या फिजिकल प्लेस पे है? नहीं। तो मार्केट तो कोई सी भी ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर क्या करते हैं? इंटरेक्ट होते हैं। और इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स, बहुत सारी फर्म मिलकर क्या कहलाती है? इंडस्ट्री कहलाती है। अब टिक करते जाओ जो बोल रहा हूं। इसमें सेकंड पैरा में फर्स्ट लाइन टिक करना। बेसिकली इंडस्ट्री ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्राइमरी प्रोडक्ट दैट अ कंपनी मेक। फॉर एग्जाम्पल मारुति, महिंद्रा, टाटा, टीवीएस, बजाज, ऑल आर सेलिंग ऑटोमोटिव्स so as their primary product and they are categorized as automobile industry. Similarly, Zara, H&M, Marks and Spencer's, Pantaloons are selling apparels, so they are called apparel industry. मैंने ऊपर इंडस्ट्री का मतलब बता रखा था, वो टिक नहीं करवाया। इंडस्ट्री का क्या मतलब था? ग्रुप ऑफ फर्म इंडस्ट्री कहती है। तो मैंने मेन बात क्या टिक करवाई कि इंडस्ट्री में वो फर्म्स को लेते हैं जो उनका प्राइमरी प्रोडक्ट हो, भले वो फिर और कुछ भी बना रहे हो। जैसे टाटा बहुत सी चीजें बनाता है, लेकिन टाटा मोटर्स को लिया इसमें, तो टाटा स्टील भी बनाता है। लेकिन जब मैं यहाँ बात करूंगा इंडस्ट्री में टाटा को लेने की, तो मैं सिर्फ टाटा मोटर लूंगा, स्टील ले लूंगा, तो फिर उससे बड़ी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है फिर यहाँ पे। ये सब जितने भी चुन्नू मुन्नों के नाम लिए, ये सब एक साथ हो जाए तो भी वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे टाटा से। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे टाटा मोटर्स लूंगा, टाटा स्टील नहीं लूंगा। तो इसीलिए आप जिस प्राइमरी प्रोडक्ट में अभी डील कर रहे हो, आपकी उसी फर्म को इंडस्ट्री में कंसिडर किया जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे नाम लिया इसने। अब टाटा का इसलिए मैंने बोला क्योंकि बाकी महिंद्रा है, मारुति है, टीवीएस है और बजाज है, ये तो ज़्यादातर ऑटोमोबाइल ही बना रहे हैं। अगर कुछ और छोटा मोटा चुटपुट बनाते हो तो अलग, लेकिन टाटा ऑटोमोबाइल के साथ साथ स्टील में भी बहुत बड़ा नाम है, तो उसको स्टील नहीं लेना है, यहाँ सिर्फ टाटा मोटर्स लेना है। फिर ये ज़ारा और ये जिन जिन के नाम लिए पैंटालून्स, ये अपैरल्स बनाते हैं, तो ये कौन सी इंडस्ट्री हो गई? अपैरल इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। मार्केट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द रीजन। अंडरलाइन कर लो पहली लाइन। मार्केट का मतलब क्या है? सारे बायर और सेलर एक रीजन में जो है उनको टोटल कर ले तो मार्केट बन जाता है। और फिर अगली लाइन भी टिक करना है, अगली लाइन छोड़ के। मार्केट में भी अ फिजिकल प्लेस और अ वर्चुअल प्लेस। मार्केट में फिजिकल प्लेस भी आ जाएगी और वर्चुअल प्लेस भी आ जाएगी। अब करना क्या है मार्केट में? सर ये तो मार्केट और इंडस्ट्री पढ़ा दी, इसको ड्राइवर दे दिया, करना क्या है अब इसमें? ठीक है, मार्केट में इस इंडस्ट्री में हूँ मैं, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो ये कहते हैं कि आप इंडस्ट्री में स्ट्रेटेजिक मैपिंग करो। मैपिंग मतलब जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, उस इंडस्ट्री में आपका स्थान क्या है ये देखो, क्योंकि आगे जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो बहुत फर्क पड़ेगा उससे कि आपकी रैंकिंग क्या है। उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जैसे आज अगर मान लो कि यहाँ कॉमर्स की 20 कोचिंग है और मैं टॉप 5 में आ रहा हूँ तो मेरी स्ट्रेटेजी वैसी होगी, और मैं बॉटम 5 में आ रहा हूँ तो वैसी होगी, और मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ तो वैसी होगी। तो पहले ये पता करने के लिए मुझे मैपिंग करनी पड़ेगी कि वेयर आई स्टैंड, मैं कहाँ खड़ा हूँ इस इंडस्ट्री में, ऊपर हूँ, नीचे हूँ, बीच में हूँ, कहाँ हूँ मैं। उस हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी का फोकस होगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा ड्राइवर कहा गया है, जिसमें आपको सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि मैपिंग करना। अब मैपिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका एक चार्ट से समझा रखा है, वो अपन देखते हैं। पॉज कर इसको और पहले चार्ट बना लेते हैं। हाँ तो भाई बच्चों, ये एक मैपिंग इंडस्ट्री में चल रहा है, ये सब है ना, इंडस्ट्री पहला ड्राइवर है। अब इंडस्ट्री में मैंने आपको इंडस्ट्री का मतलब बता दिया। उसके बाद आपको दे रखा है इंडस्ट्री एंड मार्केट के बाद एनालाइजिंग द इंडस्ट्री एंड मार्केट, एक टॉपिक दे रखा है एनालाइजिंग, है ना, जो मार्केट आपने टिक किया उसके बाद। तो पहले टिक करो इंडस्ट्री से लेकर स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग तक, ये पैरा पूरा टिक कर लो। ठीक है, पहले मार्किंग पूरी कर लो, फिर मैपिंग करेंगे। हो गया। उसके बाद अगले पैरा में नीचे से 5वीं लाइन है, एन इंडस्ट्री कंटेन ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप, वो वाला, ये पूरा टिक कर लो मार्केट प्लेस तक। पीछे आओ, पीछे आपको प्रोसीजर दे रखा है, वो प्रोसीजर में 4 स्टेप है, चारों टिक कर लो। पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर, ये सब
फिर प्लॉट द फर्म ये वाला, फिर असाइन, फिर ड्रॉ सर्कल्स, और नीचे एक चार्ट दे रखा है उसे टिक कर लो, जो मैंने यहाँ बना रखा है अभी। और थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में चीजें समझा रखी है तो बराबर से सुनना समझना, ठीक है, थोड़ा दिमाग खुला रखना। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, स्ट्रैटेजिक मैपिंग का मतलब होता है कि अपने कॉम्पिटिटर के सामने हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अब वो कॉम्पिटिटर हमें लेने हैं जिसकी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी या तो हमारे आइडेंटिकल हो, मार्केट शेयर हमारे बराबर का हो, या फिर ऐसी कोई मिली नहीं रही जो हमारे बराबर की हो, मतलब हम सबसे छोटे ही हैं तो फिर आपसे जो बड़े हैं वो ले लो, या आप सबसे बड़े ही हो तो आपसे जो छोटे हैं वो ले लो, क्योंकि मैपिंग तो करनी है। तो आप अपने आप को कभी भी आइसोलेट मत समझना, अबे हमारे बराबर कौन है, टिकेंगे या चिलगुज है, हमारा मार्केट शेयर देख, इनका मार्केट शेयर देख, तो भी आपको मैपिंग करनी है। और या फिर आप ऐसे सोच रहे हो मैं कहाँ इनके बीच में फंस गया हूँ, ये तो देख इतने बड़े बड़े शेयर है मेरे, मैं क्या हूँ इनके सामने, तो भी आपको मैपिंग तो करनी है। और वो लोग हैं जो आपके बिल्कुल बराबर है, आइडेंटिकल है, तो करनी है। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वंस पोजीशन एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर हु आर ऑफ इक्वल साइज एंड वैल्यू, जो आपके बराबर हो, और बिगर इन साइज या वैल्यू में आपसे बड़े हो, और इवन स्मॉलर इन साइज या भले वो स्मॉलर हो, तो भी आपको मैपिंग तो करनी है। और इसके लिए जो टूल यूज होता है उसे स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में आए व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैपिंग, तो आप बोलोगे स्ट्रैटेजिक मैपिंग मींस आइडेंटिफाइंग अ फर्म्स पोजीशन एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, वेदर दे आर फॉलोइंग आइडेंटिकल पॉलिसी और दे आर बिगर इन वैल्यू और इन मार्केट शेयर, और they are smaller in value or market share as compared to our industry, our organization, ठीक है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वो बड़े हो, छोटे हो, बराबर हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अपनी पोजीशन देखनी है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उसे मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब नीचे देखो, नीचे वो जो पैराग्राफ है वो टिक करा है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री कंटेन ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप, या तो आप में एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो जहाँ पे सारे सेलर्स आइडेंटिकल स्ट्रेटेजी हो फॉलो करते हो, या फिर सारे ऐसे भी ग्रुप हो जहां कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी आपसे बिल्कुल ही अलग हो, ठीक है, तो भी आपको मैपिंग करनी है, आपको अपनी पोजीशन पता करनी है। जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ वही ये लोग भी फॉलो करते हैं, इनका अलग चलता है, मेरा अलग चलता है, ठीक है। या हमारा नॉर्मली एक इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर एक जैसी पॉलिसी फॉलो करती है, जैसे वहाँ प्राइस को लेकर लड़े तो प्राइस को ही लेकर लड़े, डिजाइन को लेकर लड़े तो डिजाइन को ही लेकर लड़े, ठीक है, कोई और चीज को लेकर लड़े तो कोई और चीज को लेकर लड़े। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर सब लोगों का स्ट्रैटेजिक फोकल पॉइंट एक जैसा ही होता है, लेकिन अगर अलग भी होना तो भी आपको ये करना है। अब इसको करने का एक तरीका, 4 स्टेप इसने बनाई है, मैंने भी यहाँ पे ये बना रखा है। ये आपको लेना है एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने रेंज ऑफ प्रोडक्ट लिए हैं, क्या लिए हैं, और यहाँ मैंने रेपुटेशन लिए, क्या ली है, मतलब मैं 2 पॉइंट के हिसाब से अपना एनालिसिस बना रहा हूँ अभी। रेंज ऑफ प्रोडक्ट, कौन कितने बेचता है और मार्केट में किसका कैसा रेप्यूटेशन है, उस हिसाब से देखो। पहली स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर दैट डिफरेंशिएट द फर्म। अब वो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर प्राइस हो सकता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल कवरेज हो सकता है, प्रोडक्ट लाइन हो सकती है। मैंने ये सब नहीं लिया, मतलब इसने ये सब नहीं लिया। इसने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट लिया है और वाई एक्सिस पे क्या ली है, रेपुटेशन। इसने जो बोला है प्रोडक्ट लाइन, ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मैं यहाँ ले लेता प्रोडक्ट लाइन, यहाँ तो प्रोडक्ट ही लिया है मैंने, यहाँ मैं ज्योग्राफिकल एरिया भी ले सकता था कि कौन कितने ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, फिर मैं यहाँ कोई और वेरिएबल भी ले सकता था। तो ये मैपिंग करने के लिए आपको जो वेरिएबल लेने हो आप यूज करो, लेकिन अपन लोग पूरी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, हम बेटर रिप्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा 2 ही वेरिएबल लेते हैं, बाकियों को कांस्टेंट मानते हैं, जैसे प्राइस डिमांड, प्राइस सप्लाई, यूनिट प्रोड्यूस, कॉस्ट इनकर्ड, यूनिट प्रोड्यूस। हमेशा हम जब भी एनालिसिस करते हैं, कोई चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल लेते हैं, वाई एक्सिस पे एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर कीपिंग इट सिंपल, फॉर कीपिंग इट। आप उसको और करना चाहो जैसे करो, ठीक है। तो अब पहला क्या करना है हमें, पहले कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर देखने कौन सा लेना है। एक्स एक्सिस पे मैंने ये ले लिया, वाई बराबर समझते जाना, प्लीज दिमाग खुला रखना। फिर प्लॉट द फॉर्म ऑन अ 2 वेरिएबल मैप, उसमें फिर फॉर्म्स को प्लॉट करो उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से। तीसरा, असाइन द फॉर्म, फिर जो हमारे जैसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है उसको उस तरीके से असाइन करो। जैसे इसमें मैंने सिर्फ वही फॉर्म लिए जो मेरे जैसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, जिसकी बिल्कुल अलग है वो नहीं लिए। फिर ड्रॉ द सर्कल्स, फिर उनको क्या करो, सर्कल्स बना दो। अब ये जो इसने सर्कल बनाए हैं और ये जो मैपिंग करी है,
ये एनालिसिस इसने अगले पेज पे किया है। आओ तो कुछ फॉर्म है ABC, मैं भी तुम्हारे डाउट ले लूंगा, पहले पूरा बराबर सुन लेना। ABCDEF GHI XYZ PQR ये सब है, ठीक है। आगे आओ, Y एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस पे हमने रेपुटेशन लिए है और X एक्सिस पे हमने क्या लिया है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इसके बाद वाला पैरा मत पढ़ना, अगले पैरा पे आओ। सिंपल ग्लैंस ऑफ द मैपिंग। अब मैपिंग से हमें ये समझ में आ रहा है कि इवन दो ABC हैज फ्यू मॉडल्स, इट हैज ग्रेट रेपुटेशन। देखो ये ABC है, इसका गोला कैसा है, छोटा है, तो ये रेंज के मामले में रेंज को हमने गोले से बनाया है, ठीक है। तो इसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट कम है बट ये रेपुटेशन में सबसे ऊपर है। आगे आओ, फिर हम देखते हैं GHI को, जिसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। GHI के रेंज ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और मोस्ट रेप्यूटेड भी है। ये लैपटॉप इसलिए बोला क्योंकि ये लैपटॉप की इंडस्ट्री होगी, जो भी हो, किसी की भी हो, हमें क्या मतलब, ठीक है। तो ये GHI है, ठीक है। ये गोला भी बड़ा है और ऊपर भी है, मतलब रेप्यूटेशन भी है और रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छा है। अब आप लोग सामने देख के मुझे बताओ PQR के बारे में क्या लिखोगे आप। रेंज ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है लेकिन रेप्यूटेशन बहुत ही कम है, क्योंकि नीचे आ रहा है। XYZ के लिए क्या बोलोगे, इसका रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी कम है क्योंकि गोला छोटा है और रेप्यूटेशन भी कम है क्योंकि भाई नीचे ही रह गए। DEF के बारे में क्या बोलोगे, रेप्यूटेशन अच्छी है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट अच्छा है, XYZ से अच्छा है रेंज ऑफ प्रोडक्ट और रेप्यूटेशन भी XYZ से अच्छी है। ABC से रेप्यूटेशन थोड़ी कम है लेकिन रेंज ऑफ प्रोडक्ट ABC से ज्यादा है। GHI से रेप्यूटेशन भी कम है और रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा है। और PQR से रेंज ऑफ प्रोडक्ट कम है लेकिन रेप्यूटेशन ज्यादा है। अब समझ में आ गया, ये होती है स्ट्रेटेजिक मैपिंग। क्या होती है ये, ठीक है। इसका क्वेश्चन आ सकता है टेक्निकल, ऐसा ही बना हुआ जाएगा और पूछेगा बताओ कौन किस में अच्छा है कौन किस में खराब है, बस यहाँ चेंज कर देगा, यहाँ रेंज ऑफ प्रोडक्ट की कुछ और लिख दूंगा, रेप्यूटेशन की जगह कुछ और लिख दूंगा। लेकिन स्टडी दो ही वेरिएबल की करूंगा तो ही समझ में आ सकता है। 3-4 वेरिएबल एक साथ ले लूंगा तो मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर, मतलब उस थ्योरी को ही नहीं समझा पाऊंगा मैं। हम कोई भी थ्योरी को समझते तो 2 वेरिएबल को लेके समझते, बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट है। समझ में आया बेटा चिन्नू। अब ये देखो आगे भी लिखा हुआ है, अनदर व्यू इज दैट XYZ और GHI के सेम नंबर ऑफ मॉडल्स है। XYZ और GHI, XYZ नहीं कहा है, GHI के तो थोड़े ज्यादा है ना मॉडल। फिर आगे बोला है GHI हैज मच ग्रेटर रेपुटेशन, इसके रेपुटेशन बहुत किससे, XYZ से, ठीक है। कर लोगे, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है तो कर लोगे तुम लोग, ठीक है। वो 4 स्टेप याद रखना, आइडेंटिफाई, प्लॉट, असाइन, ड्रॉ सर्कल। आइडेंटिफाई, प्लॉट, असाइन एंड ड्रॉ सर्कल। इस तरीके से हम लोग मैपिंग करते हैं। किस में पढ़ा रहा हूँ ये सब, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। किस में पढ़ा रहा हूँ, ड्राइवर में कितने ड्राइवर पढ़ा दिए, 4 होते हैं। कितने पढ़ा दिए, 1, ये पहला ही है, इंडस्ट्री और मार्केट, और दूसरा छोटा सा है कस्टमर या कंज्यूमर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम तो तुम्हारा वैसे ही ख़राब चल रहा है। एनालिसिस हो गया, अजदेली सर को आने तो दे, उनको आते ही छोड़ दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। तब बोल के गए, पॉज कर दो। पलाश पूरा प्रोडक्ट सब पढ़ा दूंगा तुम्हें, आज फुल फॉर्म में हूँ मैं। चलो अब कस्टमर और कंज्यूमर, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस इतना बता रखा है, पहले सुन लो फिर मार्किंग कराऊंगा। यहाँ देखो भाई, कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट को, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, बेचता है, परचेज करता है, जिसको बेचते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो दुकानदार के कष्ट से मरता है वो कस्टमर है, ठीक है। तो कस्टमर, मुझे लग रहा था बस कार्तिक ही खराब है, तो ये तो कस्टमर होता है। अब कंज्यूमर कौन है, जो अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करने वाला है, द पर्सन हु विल कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ देखो मेरी तरफ, कई बार हमें कस्टमर के साथ साथ कंज्यूमर का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये बोल रहा है। इसमें बहुत बड़े एग्जाम्पल भी दिया है इसने। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ कस्टमर ओरिएंटेड होगी, कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं होगी, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी, ठीक है। क्योंकि कई बार कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे केस में आपके पिताजी आपकी फीस दे रहे हैं तो वो तो कस्टमर हुए मेरे, और मेरे कंज्यूमर आप, तो मुझे उनसे ज़्यादा आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज आपने लिए।
सेम ऐसे ही इसने बहुत बहुत बड़े एग्जांपल दिया है डायपर का, कि उसे यूज करता है बच्चा, ठीक है। अब आपने कस्टमर को देखकर एक स्ट्रेटेजी बना दी, आपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बहुत बढ़िया पैसा भी अच्छा रखा आपने, तो उसको लोगों को लगा कि भाई तो पैसा भी ज़्यादा है और ये भी है, ब्रांडेड है, फलाना है, ठीक है, पैम्पर का ब्रांड है और जो भी होते हैं उस तरह का ब्रांड है, ठीक है। तो वो चीज़ मान लो बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बच्चा उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार वो लेगा आपसे, परचेस करेगा, उसे समझ में आ गया कि बच्चे और बच्चा बोल अलग नहीं सकता है, उसे समझ में आ रहा है आपको कि भाई ये तो ये पहनाते ये रोता है, कंफर्टेबल नहीं रहता, पूरे दिन परेशान रहता है, वो हटा देगा उसे और कोई भी चीज़ ले आएगा जिसमें वो कंफर्टेबल हो, भले वो इतनी ब्रांड वैल्यू वाली ना भी हो, भले वो इतना महंगा ना भी हो, लेकिन उसको वो चीज़ अच्छी लग रही है, तो उसे कैसे सेटिस्फाई करो। तो ये एक एग्जाम्पल दिया इसने समझाने के लिए कि कंज्यूमर कितना जरूरी होता है। हर बार कस्टमर के हिसाब से चीज़ें नहीं बनती। आपने कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर दिया, क्योंकि कस्टमर तो क्या देख रहा है, अगर कोई हाई प्रेस्टीज वाला बंदा है, हाई वैल्यू वाला बंदा है, तो क्या देख रहा है, वो पैसा भी अच्छा ले रही है कंपनी, ब्रांडेड भी है, रेप्यूटेड कंपनी भी है, तो बच्चे के लिए तो मैं यही लाऊंगा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चा खुश ही नहीं है उसमें, ठीक है, तो आपको तो बच्चे को भी खुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो उनको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे कंज्यूमर को। एक बात तो इसमें ये बताई गई है, कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क समझो, अभी टिक करा दूंगा मैं। दूसरा कि जितने भी कस्टमर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, आपको पता ही है, हाई वैल्यू वाले, लो वैल्यू वाले, मीडियम वैल्यू वाले। सबको उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। जो हाई वैल्यू वाला है, पैसे भी ज़्यादा दे रहा है, आपको वैल्यू ज़्यादा दे रहा है, तो उसको उस हिसाब से टाइम डिवोट करना चाहिए। जो लो वैल्यू वाला है उसको उस हिसाब से टाइम डिवोट करना चाहिए, और जो मीडियम वाला है उसको उस हिसाब से टाइम। हम लोग कई बार क्या आता है कि हम लोग देखते हैं दुकान में गए, कोई ऐसा कस्टमर आया, ठीक है, जिसको देखकर वो दुकानदार जो है वो उसकी तरफ चला गया और अपने लिए बोल दिया, भाई तो इनको दिखा मैं एक बेटा, और गुप्ता जी कैसे हो रहे, बड़े दिनों बाद आए गुप्ता जी आप, ओके क्या चाहिए क्या चाहिए, लो मैं बताता हूँ आपको, ये लो। और वहाँ जो है हम बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, मरा, ठीक है, बताता वहाँ चला गया, ठीक है। तो ये कर जाता ना पहले पूरा बिखेरा करके, ठीक है, इतनी से 5 मिनट और लग जाते, 5 मिनट के लिए मरा, वहाँ चला गया गुप्ता जी के पास, ठीक है। तो वो क्यों गया है? आप अगर ऑफेंड हो भी रहे हो तो आप भी अपने बिजनेस में ऐसे ही करते हो कि जब आपका हाई वैल्यू कस्टमर साक्षात प्रकट होता है तो उसे ग्रीट करने आप खुद जाते हो, जो वो कर रहा है। इसमें ऑफेंड होने जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो पॉलिसी ये कहती है कि जो, ठीक है, पैसा सबसे ऊपर है भाई, ठीक है, तो जो हाई वैल्यू कस्टमर है उसको उस हिसाब से ट्रीट करना ही पड़ेगा आपको, वो बिजनेस दे रहा है आपको। लो वैल्यू है तो उसको उस हिसाब से, ऐसा थोड़ी कह रहा है उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर उसने एम्प्लॉय को बोला इसको दिखा तो उसने कुछ गलत नहीं किया, उसको खुद सर्व करना चाहता है। होटलों में होता है ऐसा, ठीक है, छोटी छोटी दुकानों पे होता है ऐसा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में होता है ऐसा, ठीक है, ये प्रकृति का नियम है, ऐसा ही चलना पड़ता है। सिंपल है। ये कस्टमर है, टिक करो अब जल्दी से फटाफट। सेकेंड पैरा, कस्टमर। अब कस्टमर क्या है ये तो आएगा नहीं, व्हाट इज कस्टमर, हु इज कस्टमर, ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। जो काम की चीजें वो टिक करना। कस्टमर कैन बी ग्रुप्ड अंडर हाई वैल्यू बायर, मीडियम वैल्यू बायर और लो वैल्यू बायर, ठीक है। फिर टर्न करो, इसके अंदर सेकेंड लाइन टिक करो। It is important to able and collect display data in order to show customer trends and profitability. Issue with customer can be identified and target areas for growth can be pursued on the basis of these findings. आप क्या करो, हाई वैल्यू, लो वैल्यू और मिडिल वैल्यू को जैसे इस तरीके से चार्ट बना रखा है ऐसे चार्ट बनाओ, फिर उनके जो भी इश्यूज है उनको एड्रेस करो उनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से। जैसे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब डेटा के हिसाब से समझ लगा भैया हाई वैल्यू कस्टमर अभी इतना परेशान चल रहा है इस चीज़ को लेकर, तो उस हिसाब से उसको टाइम डिवोट करो, रिसोर्सेज दो। लो वैल्यू को उस हिसाब से रिसोर्सेज दो और मीडियम वैल्यू को उस हिसाब से रिसोर्सेज दो। ऐसे चलना है आपको, ठीक है। अब नीचे आओ कस्टमर और कंज्यूमर में, ठीक है। ये तो याद ही आपको, कस्टमर सेकंड लाइन टिक करो। कस्टमर इज द वन हु बाय, जो खरीदता है, एंड कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम, जो कंज्यूम करता है, ठीक है। इसका बाइफरकेशन आपको करना चाहिए। इसमें वो डायपर वाला एग्जांपल नीचे है, टिक करो। बेबी डायपर्स आर ब्रॉट बाय पेरेंट्स हु आर विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर हायर क्वालिटी, व्हाइल द रियल कंज्यूमर आर बेबीज हु आर मोर कंसर्न अबाउट द कंफर्ट एंड इजीनेस। If babies do not accept the product, consumer aren't satisfied, it is difficult to retain the customer. अगर consumer satisfy नहीं हुआ तो customer को retain करना मुश्किल हो जाएगा।
बस इतनी सी बात बता रखी है। इसमें 2 बातें बताई मैंने तुम लोगों को, कंज्यूमर कस्टमर वाली, और आप सारे कस्टमर को ग्रुप करके 3 हिस्सों में बांट दो। क्या पढ़ रहे हैं अपन? ड्राइवर, भूल मत जाना। पहला इंडस्ट्री हो गया, दूसरा हो गया अपना कंज्यूमर। अब तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोडक्ट। तीसरे नंबर पे क्या आते हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज। किस पे आते हैं? ठीक है, ये हाँ तो बड़ा है, अपन से जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे अपन। तुम टेंशन क्यों लेते हो यार, तुम्हें दिल में बसाया है मैंने। ठीक है, फ्रेश एनर्जी के साथ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, रुक जाओ, छोटी हो गई इनकी, चलो छोड़ देता हूँ। प्रोडक्ट से कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, बंद कर दे भाई।